हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस चैनल पे आपकी जो तैयारी होती है यूजीसी नेट और सेट के एग्ज़ाम के लिए पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी हम यहाँ करते हैं, ठीक है। और ये तैयारी आपके जो जून 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर है। तो हम अभी जो सीरीज़ चला रहे हैं उसमें हम लोग PYQs को कुछ जो है सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके माध्यम से न्यू कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको पूरा जो है यूनिट वाइज आपको करवाया ही है। तो आपकी इन यूनिट वाइज वीडियोस से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। साथ में न्यू कॉन्सेप्ट मैं आपको PYQs के थ्रू करवा रही हूँ, ठीक है। तो PYQs के लिए अलग से प्लेलिस्ट है, बाकी अभी कुछ नहीं डल पाई हैं तो वो भी अपडेट कर दी जाएंगी। कुछ बच्चों ने कहा है कि मैम प्लेलिस्ट अपडेट कर दीजिए, तो वो बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मेरी तबीयत अभी साथ नहीं दे रही है, इस वजह से। तो वीडियो तो आपको डेली मिल रही हैं, तो आप लोग देखिएगा। और कुछ उसमें मास्टर क्लास सीरीज़ की एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझाए गए हर एक वीडियो में, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चंस आपके नए नए पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर करवाई हैं, ठीक है। तो आप लोग उन वीडियोज़ को देखिए, वहाँ से आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और इस तरह से मेरी पूरी कोशिश है कि 10 यूनिट पेपर 1 की और 10 यूनिट आपकी पेपर 2 की मैं कवर करवा दूँ, ठीक है। तो चैनल पे आप बने रहिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर मैं आपको डाटाज दिखाऊं तो उसमें अनसब्सक्राइब वालों की संख्या ज़्यादा रहती है, सब्सक्राइब वालों की कम रहती है, ठीक है। तो व्यूज़ तो आप ही लोगों से बढ़ेंगे। आप लोग देखिए और शेयर भी किया करिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें दी जा रही हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 के कुछ न्यू कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये 2023 में आपका जो पेपर है 3 बार हो चुका है। तो इस तरह से आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट नए नए पूछे गए हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और पेन पेंसिल अपना नोटबुक अपनी लेके बैठा करिए ताकि आप नोट्स अपने बनाते चलें, ठीक है। यहाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका दिसंबर वाले शिफ्ट में आया था, 13 दिसंबर के शिफ्ट में आया था। इसमें देखिए, इसमें वेस्टर्न कम्युनिकेशन के बारे में बात हो रही है। वेस्टर्न कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अब आपको इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं तभी पता होंगी जब वेस्टर्न कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ी चीज़ें जानते होंगे, ठीक है। इस सवाल को हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले आपको वेस्टर्न कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा बता देते हैं। देखिए, जो वेस्टर्न कम्युनिकेशन है ना, ये रिफर्स करता है कम्युनिकेशन के स्टाइल्स को, नॉर्म्स को और प्रैक्टिसेस को, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप वगैरह में। अब इसमें कुछ जो है इसकी जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, तो इसमें डायरेक्टनेस की बात की गई थी। पहला है यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड की बात की जाती है कि जो पश्चिमी संचार होता है, वेस्टर्न कम्युनिकेशन सीधा और स्पष्ट होता है, जिसमें ज़्यादा जो है क्लैरिटी पर और एफिशिएंसी पर यहाँ पर फोकस किया जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि संदेश को संप्रेषित करने में स्पष्टता और दक्षता पर जोर दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा है ना, कम्युनिकेशन के मॉडल में आपका लीनियर मॉडल और ट्रांजैक्शनल मॉडल है ना। तो शैनन एंड वीवर्स मॉडल आपने लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ा है, और ट्रांजैक्शनल मॉडल, तो ये सारे किस में आते हैं, वेस्टर्न कम्युनिकेशन में आते हैं, ठीक है। ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। कहीं कहीं पे ऐसे भी क्वेश्चन आया है कि यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन मॉडल दे दिया और इसमें कहा कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इसमें आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट है इसका इंडिविजुअलिज्म पे बात करता है, सेल्फ पे बात करता है ना। फोकस ऑन इंडिविजुअल एक्सप्रेशन, आपके मतलब व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, सेल्फ के एक्सप्रेशन पे और स्वायत्तता, ऑटोनॉमी पे, है ना। तो इस तरह से यहाँ व्यक्तियों को अपनी राय व्यक्त करने और बातचीत में खुद को मुखर करने के लिए यहाँ पर जो है इनको प्रमोट किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों ही होते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पर हाई वैल्यूड होते हैं और इसमें अपने आप विचार, अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, है ना, यहाँ पर क्लियरली और डायरेक्टली रख पाते हो, तो वर्बल कम्युनिकेशन में हमें ये फ़ायदा। नॉन वर्बल में क्या होता है कि हम जेस्चर्स के थ्रू अपनी प्रकट करते हैं, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 5-6 पॉइंट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और ये बिल्कुल आप साथ में नोट डाउन करते चलिए। और अगर साथ में नहीं लिख पाते हैं तो देखिए स्लाइड में है, आप सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं ना, टू द पॉइंट या शॉर्ट में करके। वैसे भी मैं बहुत शॉर्ट में आपको लिख के बताती हूँ और ईजी रहता है कि समझ में आए चीज़ों को, ठीक है। अगर आपने देखा होगा तो वो चीज़ें आपको समझ में भी आती हैं और आपको क्लियर हो जाती हैं, है ना। टाइम ओरिएंटेशन, नॉन वर्बल समझ में आ गया। देखिए, दोनों तरह के तो कम्युनिकेशन है, वर्बल और नॉन वर्बल। अगर हम वेस्टर्न कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल पे भी बात की गई है, और उसमें आपकी जो है यहाँ पर बात की गई है किस पर, ये था पहला आपका
इंडिविजुअल और आपका पहला था डायरेक्टनेस पे, है ना। तो ये पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। टाइम ओरिएंटेशन पे भी बात की गई है, समय अभिविन्यास, है ना। तो यहाँ पर फ्यूचर ओरिएंटेड जो है प्लानिंग की बात की जाती है। गोल सेटिंग, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, है ना। हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में किस तरह से सक्षम होंगे, क्या हमारा प्रयास होना चाहिए, कैसे हमें प्लानिंग करनी चाहिए, ये सारी, तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक आपको मिलती है तो ये वेस्टर्न कम्युनिकेशन होगा। और इसी तरह से आपसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन से भी आते हैं, ठीक है। तो बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन पे मैंने अलग वीडियो बना दी है, प्लेलिस्ट अभी आपको अपडेट कर दी जाएगी, इधर वाली नहीं डल पाई हैं, ठीक है। तो उसके लिए मेरी तरफ से सॉरी है, लेकिन आपको जल्द ही वो करके दे दिया जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। वैसे मैं टेलीग्राम पे आपको बराबर सीक्वेंस से सारी चीज़ें दे रही हूँ, तो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखिए जो इसमें प्रश्न पूछ रहा है ना, यहाँ पे ये कह रहा है कि वेस्टर्न कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट कैरेक्टर्स टाइप आई, तो यहाँ पे यूनिडायरेक्शनलिटी पे बात करता है, ट्रांसफर ऑफ मीनिंग और मैसेज सेंटर्डनेस, ठीक है, इसके बारे में बात करता है। पॉली डायरेक्शनल की बात नहीं होती है ना, और इसमें फ्लेक्सिबल सीक्वेंसिंग भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायरेक्टनेस पे बात करता है, और वर्बल नॉन वर्बल सभी होता है, टाइम ओरिएंटेशन, फ्यूचर ओरिएंटेशन होता है। अब देखिए जो अगला प्रश्न है ना, ये था आपका सिंक एंड स्विम। अब इसमें कह रहा है ये आपका कोऑपरेटिव लर्निंग से है। यहाँ पे कह रहा है कि कोऑपरेटिव लर्निंग टॉक अबाउट सिंक एंड स्विम। अब सिंक एंड स्विम से आप क्या समझ रहे हो? अगर आप कहा जाए अगर इसके बारे में कुछ भी नहीं आता है तब इसकी मीनिंग हम कैसे निकालेंगे? सिंक एंड स्विम से मतलब होता है, स्विम तो सभी लोग जानते हैं, स्विमिंग करना, तैरना। सिंक मतलब होता है एक तारतम्य बैठना किसी के साथ, जैसे आपकी बहुत अंडरस्टैंडिंग अच्छी बैठ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है तारतम्य किस तरह से बैठता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये कोऑपरेटिव लर्निंग का के बारे में बात होती है। कोऑपरेटिव लर्निंग आपको पता है ना कि यहाँ पर टीम की बात होती है, टीम में सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, खुले दिल से सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं। यहाँ पर जो भी कंपटीशन होता है वो हेल्दी कंपटीशन होता है ना। तो ये जो होता है ना पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस की बात करती है, ठीक है। जो तो सिंक एंड स्विम का मतलब होता है कि ऐसी एक प्रतिक्रिया जहाँ पर कोई भी अकेला, मतलब उसको क्या है, इतना पॉजिटिव सपोर्ट मिलेगा ग्रुप के अंदर कि वो साथ में ही तैरेगा। मतलब कहने का मतलब है जो इसमें पूछ रहा है उसके आधार पे मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ। तो यहाँ पर हम और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसका जो मुख्य विचार है कि छात्र एक दूसरे से सीखते हैं और अकेले कार्य करने के बजाय एक साथ कार्य करके सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंक एंड स्विम के बारे में बात करता है। अब देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग में सिंक एंड स्विम की जो मानसिकता है वो कोऑपरेटिव अप्रोच, कोलैबोरेटिव अप्रोच पे होती है, मतलब सहयोगात्मक दृष्टिकोण। यहाँ पर क्या होता है, एक टीम के रूप में बात होती है। यहाँ पर कोई भी अकेले किसी भी चीज़ को फेस नहीं करेगा, टीम के साथ ही चीज़ें होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी होगा एक दूसरे का छात्र सपोर्ट करते हैं, ज्ञान को साझा करते हैं और सामूहिक रूप से सफलता के लिए प्रयास करते हैं, है ना। तो ये आपसी जिम्मेदारी को भी बढ़ाता है, म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनकरेज एवरीवन टू कंट्रीब्यूट टू द ग्रुप अचीवमेंट। यहाँ पर आपसी जिम्मेदारी मतलब जो आपकी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में बात करता है, और सभी को समूह की उपलब्धि में, मतलब सबको ग्रुप में इंटरेक्ट करना है, ग्रुप में मोटिवेशन के साथ काम करना है, इसके लिए भी मोटिवेट करता है, ठीक है। जिससे किसी के डूबने की संभावना कम हो जाती है। यही कह रहे हैं ना, स्विम मतलब क्या होता है, तैरना। सिंक एंड स्विम जब एक आपका रिदम बैठ जाता है, तारतम्य बैठ जाता है, आप ग्रुप के साथ उतने क्या हो जाते हो, यहाँ पर इंटरेक्ट हो जाते हो, तो आप अकेले नहीं कोई चीज़ फेस करोगे, सारी चीज़ें हम मिल के करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सामूहिक रूप से सफलता की दिशा में यहाँ पर काम किया जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई मेरे ख्याल से, इसमें कोई आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, है ना। और इस तरह से मैंने आपको कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव लर्निंग इसके बारे में भी पिछली वीडियोज़ में आपको बता रखा है। तो अगर आप लोग उन वीडियोज़ को देख लें तो अच्छी बात है, क्योंकि 3-4 साल, मेरा तो मतलब था कि मैं 10 साल के कुछ यूनिट्स आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, जैसे कि कम्युनिकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, तो मेरा मतलब था कि इनमें मैं आपको 10 साल के क्वेश्चन कराऊँ, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होता है, एक आपका जो है प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, सारी चीज़ें आपको क्लियर होती हैं और पैटर्न भी पता लगता है कि किस तरह से नए नए पैटर्न, मतलब कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, किस तरह बेसिक में पूछे जाते हैं, है ना। तो वो चीज़ें आपकी मैं यहाँ पर करवाने की कोशिश में हूँ, ठीक है। तो चैनल पे आप बने हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और पसंद आ रही है, अगर लगता है कि समझ में आती है, नहीं बकवास नहीं होती है यहाँ पे, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए, ठीक है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन सेंट ओवर ए चैनल विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम रिफ्लेक्ट्स।
किसी विशिष्ट समयावधि में, यहाँ पर विशिष्ट समयावधि में कह रहा है किसी चैनल के माध्यम से भेजी गई अधिकतम सूचना किसको रिफ्लेक्ट करती है, क्या कम्युनिकेशन प्रोसेस को, क्योंकि देखिए विशिष्ट समयावधि यहाँ पहले ही लगा दिया है कि एक स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है ना। किसी चैनल के माध्यम से भेजी गई सूचना क्या इंफॉर्मेशन ओवरलोड को बात करती है, या ट्रांसमिशन बैरियर, या चैनल कैपेसिटी। तो देखिए ये जो है ना प्रोसेस में तो पूरा प्रोसेस ही होता है कि सेंडर से रिसीवर तक, मैंने आपको कई बार बताया भी है और कम्युनिकेशन पे पूरी एक वीडियो बनी हुई है, उसमें सारे इंपॉर्टेंट और नए कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं विद डिटेल, है ना। उस वीडियो को आप लोग देखिएगा। और आपको अगर नहीं कहीं पे भी अभी मैनेज फॉर्म में मिलती है तो आप टेलीग्राम पे आइए, टेलीग्राम पे सारी चीज़ें मैं डे बाई डे आपको डाल देती हूँ, ठीक है। और कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो वहीं आपको शेयर की जाती है। अब देखिए ये जो बात होती है ना कि किसी चैनल के माध्यम से भेजी गई अधिकतम सूचना, जो ये रिफ्लेक्ट करती है चैनल कैपेसिटी को बताती है। चैनल कैपेसिटी से मतलब यहाँ बैंडविड्थ की बात होती है। तो देखिए चैनल कैपेसिटी रिफर्स टू द मैक्सिमम रेट एट विच इंफॉर्मेशन कैन बी रिलायबली ट्रांसमिटेड ओवर ए कम्युनिकेशन चैनल। मतलब जो चैनल कैपेसिटी है वो कितने बैंडविड्थ का है ना, कितना बैंडविड्थ है और कितना सिग्नल टू नॉइज रेशियो है। मतलब यहाँ पर जितनी नॉइज कम होगी, है ना, तो बैरियर मतलब कम होगा। यहाँ पर हम जो मैसेज मतलब सेंडिंग कर रहे हैं सेंडर की तरफ से, वो रिसीवर तक वैसा ही पहुँचेगा, नॉइज़ की तरह से, नॉइज़ की वजह से कोई अनवांटेड सिग्नल नहीं आएगा, ठीक है। तो इन सिंपलर टर्म्स की बात करें, इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी सेंड थ्रू ए कम्युनिकेशन चैनल विदाउट एरर्स, है ना। तो यहाँ पर कोई एरर नहीं होगी और विदाउट एरर यहाँ पर कम्युनिकेशन चैनल में हम उस इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं। तो ये हो जाती है किसकी बात, चैनल कैपेसिटी की बात, जो कि डिटरमिन करती है चैनल्स बैंडविड्थ एंड सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको, है ना। तो मतलब कह सकते हैं किसी चैनल की क्षमता को उस अधिकतम दर के रूप में, है ना, रेट ऑफ जो है यहाँ पर कम्युनिकेशन की बात करिए कि ट्रांसमिशन कितना हो रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम रेट एट विच इंफॉर्मेशन कैन बी रिलायबली ट्रांसमिटेड, मतलब अधिकतम दर के रूप में परिभाषित किया जाता है कि जिस दर पर किसी चैनल के माध्यम से सूचना प्रसारित, तो उस रेट की हम बात करते हैं। तो ये होता है डिटरमिन्ड बाय द चैनल्स बैंडविड्थ एंड सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ठीक है। कुछ नहीं तो कम से कम इतनी लाइन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और बिल्कुल सिंपल इंग्लिश है, जहाँ पर इंग्लिश में होती है वहाँ मैं इंग्लिश में बता देती हूँ, बाकी मैं एक्सप्लेन तो आपको हिंदी में ही करती हूँ, है ना। अब क्या होता है हिंदी में भी उतनी चीज़ें मतलब यहाँ ट्रांसलेट करूँ इंग्लिश में भी, तो फिर बहुत छोटा छोटा हो जाता है, वो आपको दिखाई नहीं देगा, तो फॉन्ट बहुत छोटे हो जाते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। अब देखिए जो अगला है, वीडियो तो अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब देखिए इसमें जो अगला क्वेश्चन है ये है आपका न्यूट्रिएंट से संबंधित है, किसमें, वाटर बॉडी से। जब जलाशय में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, क्या ओलिगोट्रॉफिक कहते हैं, यूट्रॉफिक कहते हैं, मेसोट्रॉफिक कहते हैं, या डिस्ट्रॉफिक कहते हैं। अब देखिए ये किससे संबंधित है, ये यूट्रोफिकेशन से संबंधित है। यूट्रोफिकेशन से संबंधित सवाल हमेशा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह से पोषित, इसकी मीनिंग जो होती है। और यूट्रोफिकेशन क्यों होता है, पोषक तत्वों की अत्यधिक कंसंट्रेशन के कारण होता है। और कौन कौन से पोषक तत्व, तो यहाँ पर जो बात की जाती है वो आपके फॉस्फेट और आपके नाइट्रेट, है ना। तो इस तरह से फॉस्फेट और नाइट्रेट के बारे में बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके इसमें जो बात होती है ये आपकी फॉस्फेट और नाइट्रेट से संबंधित बात होती है, ठीक है। तो यहाँ ये दोनों चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि फॉस्फेट और नाइट्रेट, इनके कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता, उसकी मात्रा कितनी घुली हुई है उसमें, है ना। तो यहाँ पर जो ये होते हैं जो बहुत कम पोषक तत्व वाले जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, इनको ओलिगोट्रॉफिक कहते हैं। और यही कह रहा है जब जलाशय में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, ओलिगोट्रॉफिक, है ना। यूट्रोफिक क्या है, यूट्रोफिकेशन के ही ये सारे जो है टर्म्स होते हैं, जिसमें कि आपका ओलिगोट्रॉफिक आ रहा है जब बहुत पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी वाटर बॉडीज़ में, तो इनको ओलिगोट्रॉफिक कहते हैं, है ना। यहाँ देखिए जब जलाशय में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो इसे हम जो है ओलिगोट्रॉफिक कहते हैं, है ना। फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, है ना, या फॉस्फेट या नाइट्रेट की कमी तो का निम्न स्तर और प्राथमिक उत्पादकता का निम्न स्तर, है ना। और किसी जलाशय को पोषक तत्वों से समृद्ध करना ही क्या कहलाता है, यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन क्या है, अच्छी तरह से पोषित, ठीक है। अब इसी में और टर्म्स जान लीजिए, ये तो ओलिगोट्रॉफिक की बात हो गई।
अब जो आपके मीडियम जो है मीडियम न्यूट्रिएंट्स वाले जो होते हैं वाटर बॉडीज, उनको कहते हैं मेसोट्रॉफिक। ठीक है, ये मेसोट्रॉफिक हो गया बीच वाला। अब जिसमें अच्छी मात्रा होती है यूट्रोफिकेशन की, तो उन्नत यूट्रोफिकेशन वालों को इसको कहते हैं डिस्ट्रॉफिक। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाता है आपका डिस्ट्रॉफिक। तो इसमें देखिए, लेकिन यहाँ पर एनटीए ने ए और डी दोनों को ही माना है। ठीक है, वैसे ए होना चाहिए ओलिगोट्रॉफिक। ठीक है, डिस्ट्रॉफिक होता है जब बहुत अच्छी मात्रा है उसमें, है ना, अच्छी यूट्रोफिकेशन की, मतलब पोषक तत्वों की अच्छी मात्रा है, इसको हम यहाँ पर कह देते हैं डिस्ट्रॉफिक। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना, एक ही वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें दे दी हैं और सारी चीज़ें विद डिटेल। अब देखिए इसमें क्या है, SSCI का फुल फॉर्म है ना, रिसर्च पब्लिकेशन में व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SSCI, तो ये होता है आपका सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कौन सा है, सोशल साइंस साइटेशन। यहाँ पर बात हो रही है जो हम जब हम पब्लिकेशन के लिए जाते हैं रिसर्च में, हम अपना जर्नल्स वगैरह, तो यहाँ पर साइटेशन जो आपके उद्धरण जिसको बोलते हैं उसके बारे में बात होती है। तो देखिए सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स जब रिसर्च पब्लिकेशन में, ये क्या है, एक टूल का काम करता है, मूल्यवान उपकरण है। कौन सा, सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स। ये इस बार का ही प्रश्न है। इसमें क्या होता है, SSCI में जो जर्नल्स इंडेक्स को अक्सर सामाजिक विज्ञान क्षेत्र में प्रतिष्ठित और उच्च गुणवत्ता, क्योंकि एक टूल है तो एक क्या है, एक अच्छा हाई वैल्यूएबल और हाई क्वालिटी वाला टूल माना जाता है। और शोधकर्ता जो रिसर्चर हैं अपने जो उनका पेरिफेरी है, मतलब शैक्षणिक समुदाय के भीतर, यहाँ पर उसमें अपनी विजिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और इम्पैक्ट बढ़ाने के लिए, है ना, मतलब कि सब तक पहुँच हो और इसमें क्या हो, क्रेडिबिलिटी हो, और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अपने काम को, जो उनका रिसर्च पब्लिकेशन वाला जो काम है, इसको SSCI रिसर्च जो जर्नल इंडेक्स है इसमें प्रकाशित करने का लक्ष्य रखते हैं। ठीक है, उनका लक्ष्य होता है कि हमारा SSCI के थ्रू ही जो है पब्लिश हो। तो इसमें अनुक्रमित होने से जर्नल की गुणवत्ता और प्रभाव की पहचान के कारण फंडिंग और सहयोग प्राप्त करने की भी संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब SSCI के थ्रू कोई चीज़ पब्लिश होगी तो क्या होगा कि यहाँ पर फंडिंग और इसमें उसकी जो है यहाँ पर सहयोग मिलता है, मतलब आगे रिसर्च में और आगे तक जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है SSCI। तो थोड़ा थोड़ा चीज़ों को आपको जानना भी चाहिए। आप देखिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हॉथरॉन इफेक्ट, यहाँ से सवाल अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे नोट करिएगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए इस बार का ही प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, किसी अध्ययन के प्रतिभागियों को, जो आपके पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इनके व्यवहार को सूक्ष्मता से या अनजाने में प्रभावित करने की प्रवृत्ति जो स्वतंत्र चर, है ना, यहाँ पर बात हो रही है किसकी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात हो रही है, स्वतंत्र चर के वास्तविक प्रभाव को अस्पष्ट कर देती है ना, तो वो क्या कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पर कह रहा है कि रिस्पोंडेंट्स जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, इनके व्यवहार को सूक्ष्मता से या अनजाने में प्रभावित करने की जो प्रवृत्ति होती है, स्वतंत्र चर के वास्तविक प्रभाव, मतलब एक तो होता है स्वतंत्र चर, एक होता है आश्रित चर। आश्रित चर स्वतंत्र चर पे डिपेंड होता है। तो यहाँ पर ये जो बात कह रहा है ना, स्वतंत्र चर के ही प्रभाव को अस्पष्ट कर देती है, तो ये क्या कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका कहलाता है एक्सपेरिमेंटल जो है बायस। अब यहाँ पर देखिए और क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें देख लेते हैं। हॉथरॉन इफेक्ट क्या होता है। हॉथरॉन इफेक्ट ये ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे इंडिविजुअल्स मॉडिफाई देयर बिहेवियर और परफॉर्मेंस इन रिस्पॉन्स टू द अवेयरनेस ऑफ बीइंग ऑब्जर्व और स्टडी। मतलब जबकि जैसे वर्कर्स को पता है कि प्रोडक्टिविटी, मतलब जैसे कोई कंपनी में वो काम कर रहे हैं, अब ये देखा जा रहा है कि कितना मतलब उनका रिस्पॉन्स कैसा है, प्रोडक्टिविटी कैसी है, मतलब जो कंपनी का जो ग्राफ होना चाहिए वो किस तरह से बढ़ रहा है। तो अगर ये चीज़ जांचने के लिए ये सारी चीज़ें देखी जाती है, मतलब उनको वर्कर्स को पता है कि सारी चीज़ें मॉनिटर की जा रही हैं, तो वो अधिक मेहनत करते हैं और इससे क्या होता है, रिजल्ट भी स्कूड मतलब जो है वेरिएट कर सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पर व्यक्ति जांच किए जा रहे वास्तविक हस्तक्षेप की प्रतिक्रिया के बजाय देखे जाने या अध्ययन किए जाने की जागरूकता के जवाब में अपने व्यवहार्य प्रदर्शन को संशोधित, मतलब आप ही समझ लो कि अगर आपको ऐसा पता लगे कि कहीं आपको देखा जा रहा है तो आप क्या करोगे, अच्छा से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करोगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है रिजल्ट जो है वैरी कर सकता है ना। जो एक्चुअल होना चाहिए और जो आप जो इस तरह से इस कंडीशन में आके कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें स्क्यूड हो सकती हैं, है ना। तो इससे रिजल्ट स्क्यूड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात कह रहा है कि अगर उनको पता है कि उनके बिहेवियर या परफॉर्मेंस को देखा जा रहा है तो वो और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता था, जैसे कि टीचिंग जब
हम लोगों ने की थी बीएड वगैरह की, तो यहाँ पर यही चीज़ें थी कि पीछे जो है ऑब्जर्वर बैठे रहते थे और वो मतलब देख रहे हैं आप कैसे पढ़ा रहे हो, कैसे टीच कर रहे हो, तो वो इफेक्ट आ जाता है। और जब कोई नहीं रहता तो आप फ्री होकर करते हो, यही चीज़ें हैं, है ना। तो वहाँ पर अच्छे से अच्छा आप करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। फिर देखिए अगला जो है बायो सोशल इफेक्ट। ये क्या होता है, यहाँ पर ये जो बायो सोशल से मतलब है कि बायोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर से मतलब क्या होता है, जेनेटिक्स, जेंडर, एज, ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी जैविक, है ना, जैविक कारक होते हैं। सोशल फैक्टर जो सामाजिक कारक होते हैं, किस तरह के समाज में है आप, कैसे एनवायरनमेंट में है, ठीक है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, मतलब जहाँ आप रहते हो वहाँ किस तरह के लोग हैं, ये सारी चीज़ें आपकी सोशल एनवायरनमेंट में आती हैं। तो ये यही बात कह रहा है कि ये स्वीकार करता है कि जैविक और सामाजिक दोनों कारक मानव व्यवहार और परिणामों को प्रभावित करने में भूमिका निभाते हैं। तो ये बायोसोशल इफेक्ट हो जाता है ना। तो ये हो गया बायोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स के बारे में जो कि आपके बिहेवियर को शेप करते हैं, ठीक है, ये हो जाता है। आप देखिए जो अगला है ना, एक्सपेरिमेंटल बायस। ये क्या होता है, बायस से मतलब ही क्या हो रहा है, पक्षपात, है ना। तो ये तब होता है जब सिस्टमेटिक एरर इन द डिजाइन, कंडक्ट और एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट लीडिंग टू रिजल्ट दैट डेविएट फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। मतलब ये क्या होता है, तब ऐसी त्रुटि होती है जबकि किसी प्रयोग के डिजाइन, संचालन या विश्लेषण में कोई व्यवस्थित त्रुटि होती है ना। यदि यह शोधकर्ता मतलब ये जो रिसर्चर है, बायस त्रुटिपूर्ण प्रयोगात्मक डिजाइन या अपर्याप्त नियंत्रण जैसे कारकों से उत्पन्न हो सकता है। मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी वो बायस के थ्रू होंगी, मतलब पक्षपात। जैसे कि जब किसी प्रयोग का डिज़ाइन, कंडक्ट और एनालिसिस, मतलब कोई जो, जैसे कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कोई रिसर्चर है, रिसर्च के दौरान कोई ऐसा सूक्ष्म संकेत मतलब हिंट और क्यूज दे देता है अपने पार्टिसिपेंट को, है ना, अनजाने में ही ऐसा कर देता है कि पार्टिसिपेंट को उसने कुछ ऐसा हिंट कर दिया, तो वो क्या करेगा, अब यहाँ पर जो वो है ना, जो आपका जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो, जो पार्टिसिपेंट्स है, उसका जो रेस्पॉन्स है वो प्रभावित हो सकता है, ठीक है। इससे क्या होगा, पक्षपाती परिणाम। जैसे कि अगर वो कोई हिंट दे दे कि नहीं ऐसे नहीं बोलना, कुछ भी इशारा कर दे, तो वो जो भी मतलब रिस्पॉन्स देने वाला था वो ज़रूर सोच में पड़ जाएगा और बिल्कुल जो मतलब एक्चुअल वाली जो आना चाहिए था रिस्पॉन्स वो नहीं आएगा। तो ये हो जाती है एक्सपेरिमेंटल बायस, है ना। यही चीज़ आपसे पूछ रहा था कि यहाँ पर इससे क्या होगा, ये बायस के थ्रू होगा, है ना। बायोसोशल जो बायस था, वहाँ पर बायोसोशल जो फैक्टर था, इफेक्ट मतलब यहाँ पर क्या था, बायोलॉजिकल और सोशल जो है फैक्टर काम कर रहे थे। यहाँ पर क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल बायस, एक्सपेरिमेंट के दौरान ही क्या पक्षपात हो सकता है, किसके थ्रू होगा, तो रिसर्चर के थ्रू होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप कोई हिंट दे के या कोई भी ऐसा कुछ भी संकेत दे के पार्टिसिपेंट के रेस्पॉन्स को यहाँ प्रभावित किया जा सकता है। ये हो जाती है एक्सपेरिमेंटल बायस। नेक्स्ट है आपका क्या, पार्टिसिपेंट बायस, है ना। तो वो तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू था, जैसे कि कोई डिज़ाइन हुआ, कंडक्ट हुआ और एनालिसिस हुआ। अब यहाँ पार्टिसिपेंट जो कि प्रतिभागी है, तो यहाँ पर उसके थ्रू होगा। जैसे मतलब पार्टिसिपेंट का जो बायस किस तरह आएगा, इसमें ये कह रहा है कि दिस रिफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ए स्टडी टू बिहेव और रिस्पॉन्ड इन ए वे दैट दे परसीव एज डिजायरेबल और एक्सपेक्टेड बाय द रिसर्चर। मतलब यदि पार्टिसिपेंट को ऐसा लगता है कि उनसे एक निश्चित परफॉर्मेंस की उम्मीद की जाती है, जैसे कि लगता है ना कि आप बहुत दिन से साथ में जुड़े हो और मतलब कि इस टेस्ट में तो उसका अच्छा आना ही चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, ये उन उम्मीदों के अनुरूप ही जो है हो जाते हैं। मतलब आप क्या करेंगे कि ये उसी के अनुसार मतलब प्रभावित होंगे और वैसा ही रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये प्रतिभागी क्या करेंगे, जो इनके मतलब यहाँ पर मानदंड या अपेक्षाओं के अनुरूप अपने व्यवहार में बदलाव करते हैं, तो ये पूर्वाग्रह अनुसंधान परिणाम को डिस्टॉर्ट कर सकता है। मतलब ये हो रहा है कि इससे वैलिडिटी प्रभावित हो सकती है, ठीक है, वैधता प्रभावित हो सकती है। तो ये हो गया आपका पार्टिसिपेंट बायस। यहाँ देखिए, किसी अध्ययन के प्रतिभागियों के व्यवहार को सूक्ष्मता से अनजाने में प्रभावित करने की प्रवृत्ति जो स्वतंत्र चर के वास्तविक प्रभाव को स्पष्ट करती है, प्रयोगकर्ता का पूर्वाग्रह कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप क्या है, इसका जो राइट आंसर है ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल बायस, ठीक है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल बायस की बात हो रही है, प्रयोगकर्ता का पूर्वाग्रह, है ना। तो इस तरह से सारे आप इफेक्ट जो भी हैं सारे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कुछ आपके न्यू टॉपिक्स
जो कि मैंने बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको याद भी हो गया होगा, लेकिन फिर भी नोट कर लीजिए, ताकि आप जब लास्ट मिनट रिवीजन करोगे ना एग्ज़ाम के 2-4 दिन पहले, हफ्ते भर पहले, तो ये चीज़ें आपके पास टू दी पॉइंट आपके पास नोट होंगी, है ना। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए, ठीक है। और आप अपने फीडबैक भी दीजिए, आपको और क्या चाहिए। बाकी मैं तो कोशिश कर ही रही हूँ कि आपकी सारी चीज़ें कवर करा दूँ, क्योंकि आगे से आप जान ही रहे हो ना कि कितना कॉम्प्लिकेशन होता चला जा रहा है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में, है ना। कुछ नए रूल्स रेगुलेशन हर दिन कुछ नया आ रहा है, तो कोशिश करिए कि इस बार ही क्लियर हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।